पुष्पेश सर, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही सर। महाराष्ट्र को तो आप ज्ञान दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि देखिए अब आप ये करिए ये करिए ये करिए। उत्तराखंड में अभी अभी मुख्यमंत्री बदला है और वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अगले साल, वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नो होल्ड बार्स, आ जाइए कुंभ में स्नान करिए, भगवान की नगरी है। ये क्या मजाक है सर? देखिए, मुझे लगता है निशांत, हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस तरह के मामलों में भी दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। यस, जो सरकार महाराष्ट्र में है वो भाजपा की नहीं है, वो शिवसेना की और एनसीपी आदि की है। उसको कर्मण्य साबित करने में हर प्रयास जायज है, मगर उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। मेरे ख्याल में धर्म और आस्था अपनी जगह पर, और कोई भी धर्म और आस्था इस तरह की अंधविश्वास के कारण नरसंहार की इजाज़त नहीं देता, ना उसे प्रोत्साहन देता है। और जो बिल्कुल आपके संवाददाता ठीक कह रहे थे कि जहां 50-60 लाख लोग पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और कोई प्रतिबंध, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्किंग नहीं है, तो जब शादी के 50 लोगों का संक्रमण कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पहुंचता है 2000 तक, तो ये 50 लाख को आप अगर 40 से गुणा करें तो गिनती करोड़ों तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद संक्रमण कहाँ कहाँ पहुंचेगा उसे रोकना कठिन होगा। तो मुझे लगता है यही जब आक्षेप लगते हैं कभी दिल्ली की सरकार पर, कभी पंजाब की सरकार पर, कभी महाराष्ट्र की सरकार पर, तो कहीं ना कहीं हम मन में एक दुविधा पैदा होती है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बेहद सख्ती के साथ अपनी और पराई, अगर समझा जाए विपक्षी सरकारों को, दोनों पर एक ही तरह का अनुशासन लगाए। दूसरी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, वो रात का कर्फ्यू क्या होता है, 10 बजे रात। सर ये मुझे आपसे पूछना है, जो एक गाइडलाइंस दी गई, मैं इसी फ्रेम को रखिएगा, महाराष्ट्र को यह बोला गया कि अब हम लॉकडाउन वाली स्टेज को पार कर चुके हैं, और जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे वो ये है कि लॉकडाउन तब जरूरी था जब हम तैयार नहीं थे। अब हम तैयार हैं क्योंकि हमने एक वेव झेल रही है, एक साथ हम उसको झेल चुके हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिर जनता को कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो अपने आप तो सुधर नहीं रही है। निशान, मुझे लगता है कि एक बात ये कि हम झेल चुके हैं कहना भी जल्दबाजी है। क्योंकि कई बिहार की सरकार के आंकड़े थे, उनमें जितनी जालसाजी और जालफरीबी थी उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है कि आपने कितने नियंत्रण पाया हुआ था। ठीक है सर, कुछ सही सवाल उठाया था कि मोढेरा के उस स्टेडियम में, दैत्याकार स्टेडियम में जब 50,000 आदमी जमा होते हैं या छत्तीसगढ़ में 30,000 जमा होते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी तो ऐसे चलती रहेगी। सर मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। अब आपने जिक्र कर दिया तो एक बार दिखाई देते हैं, जरा आइए जरा यहां पर, क्योंकि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। आइए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बढ़ता संक्रमण, लापरवाही पड़ेगी भारी, हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं पर कोई बैन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट करें, चेंज करें, यहां पर देखें आप चीजें, कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराएगी सरकार, बड़ा सवाल है। नेक्स्ट चेंज करें, भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में दर्शकों की एंट्री पर अब बैन लगा है, अब जाकर। नेक्स्ट, रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में स्टेडियम में भारी तादाद में दर्शक जुट रहे हैं, 30,000 20,000। सुनिए, बढ़ते संक्रमण में के बीच मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस जारी है, अभी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। इसी ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं पुष्पेश सर के पास आऊंगा। सर अब देखिए, एक तरफ तो मैं मान सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की वो बात सही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उससे काफी सारी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर, एक तरफ आप वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप T20 खेल रहे हैं, और यहां पर कुंभ हो रहा है, क्या करें? चलिए इलेक्शन तो समझ सकते हैं कि नहीं टल सकते, लेकिन सर क्या वे आउट क्या है? ये तो मतलब हम पूरी तरीके से हैंडीकैप दिख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है देखिए, दो बातें बिल्कुल फर्क है। जो चुनाव वाले राज्य हैं उनके बारे में एक दूसरी रणनीति होगी, ताकि वहाँ ये आरोप नहीं लगाया जा सके कि केंद्र सरकार कोई ऐसे बंधन लगा रही है जिससे भाजपा को फायदा होगा या जो उसके विपक्षी हैं उनका नुकसान होगा। उसके बारे में शायद अलग से बात करने की जरूरत है। मगर जहाँ तक बम्बई शहर जैसी बात है, मुझे लगता है बम्बई शहर एक अपवाद इसलिए भी है कि अगर यदि वहाँ आप सबर्बन ट्रेन बंद कर देंगे तो वहाँ की जिंदगी ठप हो जाएगी। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि नाइट कर्फ्यू का मजाक क्या है, कि आखिर अगर लोग खुले भाव से मिल रहे हैं सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक, तो संक्रमण तो जितना फैलना है फैल चुका होगा। रात के चौकीदार या निशाचर कितने होते हैं जो रात को निकलकर जिंदगी बसर करते हैं, ऐशो-ऐयाश करने के लिए निकलते हैं, या अपराधी होते हैं। मुझे लगता है कि कर्फ्यू दिन में लगना चाहिए, नियमित घंटों के लिए लगना चाहिए, उसमें कुछ छूट होनी चाहिए ताकि लोग जरूरी सामान निकल कर खरीद सकें, और जन सुविधाएं उन तक पहुंचाने का प्रबंधन पहले होना चाहिए। और ये एक तरह से सारे देश के लिए। लेकिन पुष्पेश जी, एक बहुत क्विक रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि अगर हमने लॉकडाउन लगाया तो अभी इकोनॉमी एकदम ही गड्ढे में चली जाएगी,
और हम बड़ी मुश्किल से रिकवर कर रहे हैं। और अगर वो मतलब ये एक्सपर्ट्स की राय है, कई इकोनॉमिस्ट भी यही बोल रहे हैं, कोरोना से कम लोग मरेंगे, खराब इकोनॉमी से ज्यादा लोग मरेंगे अगर लॉकडाउन लग गया तो। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस तर्क में कोई, ये तो कुतर्क है। यदि कोरोना से लगातार लोग मरेंगे, संक्रमण बढ़ेगा, तो मुझे लगता नहीं कि अर्थव्यवस्था निरंतर सामान्य रूप से चल कैसे सकेगी। यदि मान लीजिए कर्मचारी कोई है, मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है, वो मर गया, उसके घर में संक्रमण फैल गया, तो क्या फैक्ट्री में काम कर रहे लोग आते रहेंगे? यदि कोई प्रबंधक मर गया तो क्या रातों रात आप दूसरा प्रबंधक उसकी जगह पर बिठाकर फैक्ट्री को चालू रख सकते हैं? यदि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक संक्रमण फैल रहा है और आवाजाही पर रोक लगा रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था आबाद रूप से चलती रहेगी? मुझे लगता है जो मैं तर्क दे रहा हूँ वो थोड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि पूरा लॉकडाउन 24 घंटे का न लगे, मगर कर्फ्यू दिन में लगे, कुछ घंटों के लिए मिले और सरकार जरूरी सामान के पहुंचाने की प्रबंधन करे। मतलब आप जो बता रहे हैं मैं समझ गया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट हॉर्सेस फॉर डिफरेंट कोर्सेज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।